पहले तो स्वागत है आपका। सबको नमस्कार। सभी हॉल में जो लोग बैठे हैं उनको भी नमस्कार, और जो लोग दर्शक देख रहे हैं उनको भी सबको मेरा प्रणाम। ये चेहरे पर कुछ हुआ है आपके? वो थोड़ा धूल मिट्टी ज्यादा है, चुनाव के टाइम में इन्फेक्शन हो गया तो थोड़ा। अच्छा। हाँ, एक दो दिन में ठीक हो जाएगा। बस एक दो दिन ही बचे हैं आपके? हाँ, चुनाव के। तो कैसे बीते 5 साल? कैसे बीते 5 साल? अच्छे बीते कि बहुत अच्छे बीते? जनता खुश रहनी चाहिए। तो जनता खुश है तो फिर आपने नारा क्यों बदल दिया? आपने पहले बोला अच्छे बीते, आप बोल रहे हैं कि अच्छे होंगे 5 साल। तो पहले हमने कहा भाई अच्छे बीते थे, और ऐसे ही जैसे अच्छे बीते थे ऐसे ही अच्छे होंगे 5 साल। आप कहीं जनता को अच्छे दिन वाला सपना तो नहीं दे रहे? हमने करके दिखाया है। पहली बार कोई पार्टी है जो, मुझे नहीं लगता 70 साल के भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ कि किसी पार्टी ने आके कहा कि हमने आपके स्कूल बनाए हैं इसलिए वोट दे दो, हमने आपके अस्पताल बनाए हैं इसलिए वोट दे दो, हमने आपकी बिजली 24 घंटे कर दी इसलिए वोट दे दो। हमेशा 5 साल के बाद अक्सर देखते हैं कि पार्टियां अपना चेहरा छुपा के घूमती हैं। उनसे पूछो क्या काम किए तो काम गिनाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होते। तो एक बात तो है, आप ब्रांड बन चुके हैं, देख ही रहे हैं आप। गारंटी कार्ड के साथ आते हैं आप। गारंटी कार्ड क्यों? जनता को भरोसा है। 5 साल इतने सारे काम किए, अब अगले 5 साल क्या क्या करेंगे, एक विजन हमने जनता के सामने रखा है। और उसमें हमने सबको बताया है कि किस तरह से आने वाले 5 साल में हम दिल्ली में पोल्यूशन कम करेंगे, दिल्ली की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था को सुधारेंगे, दिल्ली की सफाई करेंगे। दिल्ली बहुत गंदी हो गई है, दिल्ली की सफाई करेंगे, यमुना जी की सफाई करेंगे, पानी 24 घंटे सप्लाई करेंगे, साफ पानी सप्लाई करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए बसों में मार्शल की नियुक्ति की है, सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, लेकिन अब हर मोहल्ले और हर गली के अंदर मार्शल्स की नियुक्ति करेंगे। इस तरह के सारे हमारे वादे हैं। वो आपके पिछले वादों पर भी वो लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, उनकी भी बात करेंगे, लेकिन इतने कॉन्फिडेंट है आप तो फिर गारंटी कार्ड की क्या जरूरत है, वो पूछ रहा हूं मैं। एक और कॉन्फिडेंस देने के लिए, जैसे मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो सब लोगों को लगता है यार हाँ हर पार्टी मैनिफेस्टो करती है, तो एक अलग तरीका है जनता को प्रेजेंट करने का कि भाई ये केजरीवाल की गारंटी है, 10 गारंटी है केजरीवाल की, केजरीवाल पूरे ना करे तो अगली बार दरवाजा दिखा देना मुझे 5 साल के बाद। जनता को कैसे मैसेज देना आता आपको? जनता से बात कर रहे हैं। तो अच्छा, प्रोडक्ट की जैसे गारंटी होती है उस तरह से आपने गारंटी दी, उनमें तो रिप्लेसमेंट वारंटी भी होती है, यहाँ रिप्लेसमेंट वारंटी है? 5 साल बाद रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, बीच में नहीं। बीच में 5 साल मांग रहे हैं हम कि 5 साल चाहिए हमें। ये बताइए, आपने वादे बताया कि अभी क्या है, पिछली बार भी वादे किए थे, ऐसा कौन सा वादा है जो पूरा न करने पर आपको अफसोस है? कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि केंद्र सरकार के साथ करनी है, जैसे दिल्ली को फुल स्टेटहुड देना है, लोकपाल बिल पास करना था, स्वराज बिल पास करना था। इस तरह के कुछ एक मुद्दे रह गए। दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को मुझे खुशी है कि केंद्र सरकार अब उठा रही है, और कच्ची कॉलोनी के लोगों को उनका हक, उनकी रजिस्ट्री मिल जानी चाहिए। हालांकि किया बड़े गलत तरीके से उन्होंने, लेकिन चुनाव के बाद उम्मीद करता हूं ठीक हो जाएगा। तो कई सारी ऐसी चीजें जो केंद्र सरकार के साथ मिलकर करनी है, उसको करेंगे इसके बाद। और जो आपको ही करनी थी, जिसमें कोई केंद्र सरकार का चक्कर नहीं था, वो रह गया हो? मोटे मोटे तौर पे तो हो गई है, कोई छोटा मोटा मोटे मोटे तौर पे शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई कहीं। हाँ, खत्म नहीं हुई। देखिए, अब शिक्षा है, हाँ। बहुत बड़ा फील्ड है शिक्षा का। मैं ये नहीं कह सकता कि शिक्षा में हमने अब सब कुछ अच्छा कर दिया। शुरुआत हुई है, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। 70 साल में किसी पार्टी ने सरकारी स्कूलों को, सरकारी अस्पतालों को ठीक किया है, अच्छा किया है, लेकिन अभी इसको और अच्छा करना बाकी है। ये शुरुआत लोकसभा चुनाव हारने के बाद ही क्यों सोची आपने? आप नहीं, पिछले 3 साल से हमारे सरकारी स्कूलों के नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं। नहीं, पिछले 5 साल के अंदर अब जितने 22,000 कमरे बने हैं स्कूलों में, ये पिछले 6 महीने में नहीं बने, ये पिछले 5 साल में बने हैं 22,000 कमरे। स्कूलों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट हुआ है, स्विमिंग पूल बने हैं, बहुत सारा काम हुआ है, ये पिछले 5 साल के अंदर हुआ है। स्कूलों की बात आप कर रहे हैं, बीजेपी के नेता स्कूलों में जा के वीडियो बना रहे हैं, घूम घूम के दिखा रहे हैं कि देखिए ये बोल रहे हैं और ये है। मुझे बहुत दुख होता है। अमित शाह जी ने वो वीडियो ट्वीट किया। अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनको
बड़ा सोच समझ के कुछ भी बोलना चाहिए, कुछ भी झूठ नहीं बोलना चाहिए इतने ऊंचे ओहदे पे। उन्होंने अपने सारे एमपीज को कहा कि आप दिल्ली सरकार के स्कूलों की कमियां निकाल के लाओ। वो खूब घूमे। अल्टीमेटली उन्होंने 8 बिल्डिंग ट्वीट की, एक वीडियो बनाया 8 बिल्डिंग्स का, कहते हैं देखो जी कितनी गंदी बिल्डिंग है। उसमें बच्चे बच्चे नहीं थे। वो 8 बिल्डिंग बेसिकली जो हम लोगों ने डिस्कार्ड की हुई है, नई बिल्डिंग बन गई और बच्चे नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो गए और इसको अब बुलडोजर चलाना है जिन बिल्डिंग्स के ऊपर, उनकी फोटो और उनकी वीडियो बना के ले आए। तो ये तो झूठ है, ये तो बेईमानी है। नहीं, पर चुनाव है, वो आप गिनवा रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि अभी पूरा काम नहीं हुआ है जैसे। नहीं तो जिन बिल्डिंग्स पे ऊपर बुलडोजर चलना है, जिन बिल्डिंग्स को डिस्कार्ड कर दिया, जो नई बिल्डिंग उसके बगल में, मतलब कैमरा उन्होंने ऐसे रखा कि नई बिल्डिंग फ्रेम में ना आ जाए, बगल में नई बिल्डिंग बनी हुई है, बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, और टूटी फूटी जो बिल्डिंग को डिस्कार्ड कर दिया उसके कैमरे, उसके वो फोटो ले आए। उन्होंने खुद कहा। आप ही के चैनल ने मुझे लगता है उसके बाद इसका खुलासा किया था कि झूठ बोल रहे हैं। हम ऐसी भाषा नहीं लगाते कि झूठ बोल रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन जो उधर था वो सब दिखाया था। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन उन्होंने जैसे कहा कि दूरबीन से देखने पे भी नहीं दिखती सीसीटीवी कैमरे, और कई हाँ। जगह तो है ऐसा। आपने सुना था वो, मेरे ख्याल से लाजपत नगर में उन्होंने कहा था अमित शाह जी ने। मतलब इतना कोरा झूठ बोलते हैं। पूरी दिल्ली में अभी तक 1.5 लाख कैमरे लग चुके हैं। कैमरे लगने चाहिए, सीसीटीवी से सुरक्षा बढ़ती है। तो लाजपत नगर में अमित शाह जी गए और वहां पे कहते हैं कि केजरीवाल ने कहा था कि हम सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे। बोले मैं 2 दिन से दूरबीन लेके घूम रहा हूं, मुझे एक भी कैमरा नहीं मिला। बाई चांस क्या हुआ, जिस स्टेज से वो भाषण दे रहे थे उसके ऊपर 3 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। तो वहां की आरडब्ल्यू को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने वो सीसीटीवी कैमरों की जो रिकॉर्डिंग थी अमित शाह जी की स्पीच की, अगले दिन अमित शाह जी को भेज दी। बोले जी देखो ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और आपकी रिकॉर्डिंग है। पर देखिए, लेकिन ये भी है ना कि जितने लगने थे उतने नहीं लगे, जितनी 15 लाख की बात थी। और नहीं, 15 लाख की बात नहीं थी। मैंने ये कहा था 15 लाख क्या, 15 करोड़ भी कैमरे जरूरत पड़ेगी, हम लगाएंगे। पूरी दिल्ली में कैमरे लगाने की बात है। कैमरे लगने चालू हो गए हैं, 1.5 लाख लग चुके हैं, बाकी 1.5 लाख और लग रहे हैं। ये 3 लाख कैमरे लगने के बाद एक असेसमेंट करेंगे, जो जो एरियाज रह जाएंगे सब में लगाएंगे। और मुझे बहुत खुशी है जहां जहां कैमरे लग रहे हैं वहां पे बताते हैं कि अपराध में काफी कमी आई है। आप पहले लोकसभा चुनाव तक छोड़ दीजिए, उसके बाद से आप मोदी जी पर अटैक नहीं कर रहे थे सीधे, उधर से भी सीधा अटैक नहीं हो रहा था। अब आपको आतंकवादी भी कहा गया, हालांकि उस पर एक्शन हुआ, नक्सली कहा गया, तो अब तो सीधी लड़ाई शुरू हो चुकी है। मैं जनता से पूछना चाहता हूं, ये लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले कि मैं आतंकवादी हूं। क्या मैं आतंकवादी नजर आता हूं? मैंने अपना तन मन धन, अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए लगा रखी है। इनकम टैक्स में कमिश्नर की नौकरी करता था, नौकरी छोड़ के अन्ना जी के साथ हो लिया भ्रष्टाचार के आंदोलन में। कौन छोड़ता है इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी? और उस आंदोलन में 2 बार भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने अनशन किया था। 15-15 दिन 2 बार मैं भूखे रहा था। मैं डायबिटीज का मरीज हूं। 4 बार दिन में मेरे को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। कोई भी डॉक्टर बता देगा कि डायबिटीज का मरीज जिसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, वो अगर 3-4 घंटे भूखा रह जाए तो उसकी मौत हो सकती है। मैं 15 दिन भूखे रहा था और आज जिंदा हूं आपके सामने, तो ऊपर वाले की दया है। मैंने अपनी जिंदगी दांव पे लगाई है देश के लिए, और ये लोग कहते हैं कि केजरीवाल आतंकवादी है। तो मैं जनता पे छोड़ता हूं, जनता तय कर लेगी कि केजरीवाल आपका बेटा है, आपका भाई है, कि केजरीवाल आतंकवादी है। उनका कहना है कि जब वो ये कह रहे हैं आतंकवादी, तो वो इसलिए कह रहे हैं कि जिस सोच के साथ आप खड़े हैं, जैसे पाकिस्तान के मिनिस्टर ने ट्वीट कर दिया, हालांकि हमने उसकी निंदा तो कर दी, लेकिन वो ऐसा ही सोच क्यों कि पाकिस्तान का मिनिस्टर ये क्यों ट्वीट करे कि आपको जिताया और मोदी जी को हराओ? नहीं, उसने, पाकिस्तान के एक मिनिस्टर ने ट्वीट किया था कि इस बार मोदी जी को हराओ। उसके जवाब में मैंने तुरंत, उसने ये नहीं कहा था इनको जिताओ या उसको जिताओ। हाँ, वो उन्होंने कहा मोदी जी को हराओ। मोदी जी को हराओ उसने लिखा था। उसके जवाब में मैंने तुरंत ट्वीट किया था। मैंने कहा नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, वो मेरे भी प्रधानमंत्री हैं। हमारे चुनाव हैं, दिल्ली के चुनाव हैं, हमारे देश के चुनाव हैं।
इसके अंदर आप इंटरफेयर करना बंद कीजिए और जो देश पूरी दुनिया में आतंकवाद के नाम से जाना जाता है, कम से कम उससे तो हमें भाषणबाज नहीं चाहिए कि आप अपना काम संभालिए। हमारे अंदर के जितने भी मसले हम अपने आप सॉर्ट आउट करेंगे। आप जैसे अपने काम गिनवा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक हो गया, कोफी अन्नान साहब ने उसकी तारीफ कर दी, बीजेपी और कांग्रेस को नहीं समझा पा रहे आपके अच्छे काम हुए हैं? बीजेपी और कांग्रेस वाले एक्चुअली, खासकर बीजेपी वाले जो है वो पूरा मुद्दा भटकाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के लोगों ने 3 जिम्मेदारियां दी थी। एमसीडी की जिम्मेदारी दी थी, दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी दी थी और डीडीए की। आज आप वो एक भी अच्छा काम गिनाने की सूरत में नहीं है कि एमसीडी की जिम्मेदारी थी दिल्ली को साफ करने की। आज दिल्ली का देख लो क्या हाल है। और मेरे को याद है एमसीडी चुनाव के पहले मनोज तिवारी जी ने कहा था कि एमसीडी चुनाव के 3 महीने बाद के अंदर मैं दिल्ली की सारी सफाई कर दूंगा और दिल्ली को चमका दूंगा। आज 2.5 साल हो गए, नए एमसीडी में फेल हो गए वो, डीडीए में फेल हो गए वो, उसमें दिल्ली पुलिस में फेल हो गए वो। तो उनके पास कुछ काम के बारे में गिनाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो 24 घंटे केवल और केवल गाली गलौज की राजनीति करते हैं। सुबह उठते हैं मेरे को गाली देना चालू करते हैं, रात को सोते तक केवल और केवल मेरे को गाली देते रहते हैं। आपको कहते हैं आप एंटी हिंदू हैं, एंटी हिंदू हैं आप, इसलिए ये सब सपोर्ट कर रहे हैं आपको? मुझे लगता है अब इनके पास और कुछ नहीं बचा तो इनको अब केजरीवाल एंटी हिंदू नजर आने लग गया। मैं पिछले 1 साल में हम लोगों ने अपने बुजुर्गों को माता वैष्णो देवी के दर्शन कराए। हम लोग उनको ऋषिकेश लेके गए, हम लोग उनको हरिद्वार लेके गए, शिरडी लेके गए, तिरुपति मंदिर जी के दर्शन कराए, द्वारका लेके गए, मथुरा वृंदावन लेके गए। वो कहते हैं एंटी हिंदू हैं। बचपन से हनुमान जी का कट्टर भक्त हूं मैं और कहते हैं एंटी हिंदू हैं। तो ऐसा टेस्ट लेना नहीं चाहिए। मैं, मुझे माफ कीजिएगा, मैं टेस्ट नहीं ले रहा था, मैं सिर्फ आपने एक बात कही इसलिए बोल रहा था। तो साबित हो गया मैं कौन सच्चा हिंदू हूं। लेकिन देखिए, बीजेपी कहती है ये सब आप दिखावा करते हैं। ये हमारी भक्ति भी दिखावा है। तीर्थ यात्रा करने का भी पुण्य होता है और कराने का भी पुण्य होता है। बीजेपी वाले जो मर्जी कहते रहे, अभी तक हम 40,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा चुके हैं। और एक बार आपको देखना चाहिए जब वो तीर्थ यात्रा करके लौटते हैं, इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं, इतनी दुआएं देते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। पिछले 5 साल में दुआएं कमाई है, आशीर्वाद कमाया हमने इनका। तो अगर आप, जैसे वो दिखावा है, कैसे कहते हैं? वो कहते हैं कि भाई आपको अगर दिल्ली की सेहत की इतनी चिंता है, आप मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला क्लिनिक कर रहे हैं, आयुष्मान भारत योजना आप लागू नहीं करेंगे? क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना है, इसलिए। ऐसा नहीं है, हमारी कोई उनसे दुश्मनी नहीं है, केंद्र सरकार से हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है। दिल्ली में अभी हमारी दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना चल रही है। दिल्ली सरकार की स्वास्थ्य योजना में हमने सब लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया है, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे 5 लाख का हो चाहे 20 लाख का हो। दवाइयाँ, टेस्ट, इलाज, सर्जरी हमारे सारे हॉस्पिटल्स के अंदर, मोहल्ला क्लिनिक्स के अंदर सब कुछ फ्री है, दवाइयाँ भी फ्री मिलती है। अब जो आयुष्मान भारत योजना है वो ये कहती है कि सरकार इंश्योरेंस देगी, एक परिवार को 5 लाख रुपए का केवल इंश्योरेंस। 5 लाख से ज्यादा खर्चा आएगा तो आपको नहीं मिलेगा। और वो इंश्योरेंस भी सबको नहीं मिलेगा। जिसके घर में स्कूटर है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, जिसके घर में मोटरसाइकिल है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, जिसके घर में फ्रिज है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, जिसके पास मोबाइल है उसको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा, जिसके 10,000 रुपए से ज्यादा की आमदनी है, कोई बचता ही नहीं है दिल्ली के अंदर। मुश्किल से 10-20 हजार लोग बचेंगे। तो अब वो हमने उनको कहा कि जी ऐसा करते हैं, आपकी योजना भी लागू कर देते हैं, हमारी भी कर देते हैं। वही मैं पूछ रहा था कि दोनों ही कर देते हैं। दोनों कर देते हैं, क्योंकि हमारी योजना दिल्ली के सारे लोगों पे लागू होती है, तो उसको मैं बंद नहीं कर सकता। तो उसके लिए उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा या तो हमारी होगी या आपकी होगी। तो आप कह रहे हैं आयुष्मान भारत योजना इसलिए नहीं लागू है क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने ये कहा कि दोनों नहीं लागू कर सकते, या तो हमारी होगी आपकी होगी। अब हमारी योजना मैं बंद नहीं कर सकता जो कि सारे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों पे लागू है। आप अपनी तरफ से अपनी योजना अलग तरीके से नहीं चला सकते थे आयुष्मान के साथ? मैं तो तैयार हूं ना। आप अगले उसमें आए तो उनसे पूछ लेना, अगर वो तैयार हो दोनों योजना के लिए तो चुनाव के बाद कर देंगे हम।
चुनाव के बाद कौन लागू करेगा, आप या वो? ये तो जनता तय करेगी कि हम लागू करेंगे योजना कि वो लागू करेंगे योजना। वो अब क्योंकि आप अभी भी कह रहे हैं ना काफी काम अधूरे हैं, उन्हें पूरा किया जाएगा। हाँ। तो अधूरे हैं तो फिर क्यों कह रहे हैं कि इतने सारे कर दिए? नहीं, इतने सारे किए, जैसे अब शिक्षा है, स्कूल अच्छे किए। इस बार 96% रिजल्ट आए हैं हमारे सरकारी स्कूलों के बच्चों के। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ करना है। अभी शिक्षा के क्षेत्र में भी करना है, अस्पतालों के क्षेत्र में भी करना है, बहुत कुछ करना है। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूं जो कहा गया था, 47 फास्ट ट्रैक कोर्ट खुलनी थी, नहीं खुली। उसमें 59 कोर्ट्स की जो है वो मंजूरी लगभग फाइनल स्टेजेस में है। 29 खुल गई हैं। डीटीसी बसें जितनी बोली गई उतनी नहीं उतारी गई। डीटीसी बसें कोर्ट का स्टे ऑर्डर लग गया था 3 साल पहले, हम प्रोक्योर करने जा रहे थे, वर्क ऑर्डर हो गया था, कोई पीआईएल में चला गया, उसका स्टे ऑर्डर लग गया। उस स्टे को वेकेट हमें फिर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, वो अभी 6 महीने पहले स्टे ऑर्डर वेकेट हुआ, तो अब बसें आने लगी हैं। पर सुप्रीम कोर्ट से तो आपको फटकार मिल रही थी ना कि क्यों नहीं, आप पोल्यूशन हो रहा है, आप क्यों नहीं ला रहे बस? वो कुछ टेक्निकल पेश था। टेक्निकल ये किसी ने पीआईएल दायर की थी कि सारी लो फ्लोर बसेस होनी चाहिए, स्टैंडर्ड फ्लोर बसेस नहीं होनी चाहिए। स्टैंडर्ड फ्लोर बसेस सस्ती होती हैं काफी, लो फ्लोर काफी महंगी होती हैं। तो हमने कोर्ट में ये कहा कि हम हाइड्रोलिक लिफ्ट लगवा देंगे, आप स्टैंडर्ड फ्लोर। तो हाई कोर्ट नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट मान गया उसके बाद। आप कमरे गिनवा रहे हैं, इतने कमरे, पर बात तो स्कूलों की थी ना, 500 स्कूलों की। तो जनता को तो पढ़ने के लिए जगह चाहिए। हमारे 1024 स्कूल हैं दिल्ली की सरकार के, इनमें 70 साल में 17,000 कमरे बने। हमने 5 साल में इनमें 22,000 कमरे ऐड कर दिए, और तो इसकी कैपेसिटी बढ़ गई ना, ज्यादा बच्चे पढ़ सकते हैं। तो 22,000, 17,000 कमरे थे 1,000 स्कूलों में, 22,000 कमरे अगर हमने बना दिए तो 1,000 से ज्यादा ही स्कूल बना दिए एक तरह से। और वो आरओ जैसा पानी आना था हर नल में, वो करेंगे। जब हमारी सरकार बनी थी लगभग 2300 इलाके ऐसे थे जहां गंदा पानी आता था। हमने कहीं पे पानी मिक्स होता था, कहीं सीवर के साथ मिक्स होता था, कहीं प्रेशर कम था। हमने 2300 में से बाकी सब जगह ठीक कर दिया। 125 इलाके अभी बचे हैं जहां गंदा पानी आ रहा है, उसको भी अब काम चल रहा है, 1-1.25 साल में ठीक हो जाएगा। पर वो आरओ जैसा पानी थोड़ी है। नहीं, बिल्कुल है। गजेंद्र जो है, गजेंद्र जी शेखावत जी, उन्होंने सितंबर में स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली का पानी यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। जल मंत्री हैं वो। 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनने थे, बनाए आपने 451, और वो भी अभी आखिर में सारे। 1000 टोटल जरूरत है दिल्ली में। अच्छा। तो लगभग 450 बन चुके हैं, बाकी भी बनेंगे अब। पर ये तो लास्ट में बने ना, वही अभी 6 महीने में जैसे इलेक्शन आना शुरू हुआ एकदम से खुलना शुरू हो गया सब जगह। ना 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 ना, पहला मोहल्ला क्लिनिक बन गया था जून के महीने में, फरवरी में हमारा चुनाव हुआ था, जून में पहला बन गया था। पहला बन गया था। अगले 1 साल में 100 और बन गए थे। तो बन रहे हैं, लगातार बन रहे हैं। बसों में सीसीटीवी लगने दे। बसों में सीसीटीवी का काम भी शुरू हो गया है। ये भी कुछ कोर्ट के चक्कर में फंस गया था, लेकिन अब ये क्लियर हो गया है, अब लग रहे हैं सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं। नए अस्पताल खुलने थे। नए अस्पताल बहुत सारे खुल चुके हैं, बहुत सारे कर रहे हैं, लेकिन टोटल लगभग 15 से 20,000 बेड्स की कैपेसिटी क्रिएट होने वाली है दिल्ली के अंदर बहुत जल्दी। और सब जगह वाईफाई तो नहीं आया? सब जगह नहीं आया, लेकिन दिसंबर से लगने चालू हुए हैं वाईफाई। हाँ, वो भी अभी। और हर हफ्ते 500 नए हॉटस्पॉट्स लग रहे हैं। टोटल 11,000 हॉटस्पॉट्स लगेंगे, वो भी 3-4 महीने के अंदर लग के तैयार हो जाएंगे। तो यही आरोप लगता है कि अब 4 साल, अब जैसे वाईफाई आपने तब लगाना शुरू किया कि जब चुनाव सर पे आ गए, लोग पूछेंगे क्या करना है तो चलो भी लगाना शुरू कर दो, ये इल्जाम लगता है आप पे। आप 4 साल सुस्त रहे। हमने भाई 5 साल का टाइम मांगा था पिछली बार, तो 5 साल में हमारी मर्जी, हम जब मर्जी करें। तो अभी भी 5 साल के पहले कर दिया। तो अभी भी जो होगा वो 2025 में होगा? नहीं, जरूरी नहीं है, मैं मजाक कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे आप देख रहे थे कि पहले 3 साल किस तरह से एलजी साहब के पास सारी फाइलें जाया करती थी, और उसके वजह से काम फंस जाते थे। फिर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि अब एलजी साहब के पास फाइलें नहीं जाया करेंगी। ये 1 साल पहले ऑर्डर आया, उससे हमारे हाथ मजबूत हुए और काफी तेजी से पिछले 1 साल में काम हो रहे हैं। तो अब एलजी साहब क्या कहते हैं, मिलते हैं जब आप उनसे? नहीं, एलजी साहब बहुत अच्छे आदमी हैं। मेरे को एलजी, वो ऊपर से बेचारे को जो आता है करना पड़ता है उनको। तो ऊपर सेटिंग कीजिए ना, आप करा दीजिए आप। दिल्ली के लोगों के लिए
और दिल्ली के विकास के लिए जिससे भी सेटिंग करने की जरूरत है मैं करने को तैयार हूं। जब आप मिलते हैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, तो ये बात नहीं होती कि ठीक है ये हम पॉलिटिकल लड़ाई जो है वो हम करते रहेंगे, लेकिन काम, अगर आप जैसे कह रहे हैं कि काम रुकते हैं इन सब पचड़ों में, तो वो काम। लेकिन अब काफी काम, क्योंकि ये क्लियर हो गया ना, बेलजी साहब के पास फाइलें नहीं जा रही, तो काफी सारे काम होने लग गए हैं, अब वो क्लैरिटी आ गई है थोड़ी। और ये जो पर्सनल अटैक्स होते हैं या अलग अलग चुनावों में जो कहा जाता है, जैसे अभी हमने आतंकवादी वाली बात की, एंटी हिंदू वाली बात की, ऐसे अच्छा नहीं है, इनको कहना नहीं चाहिए। तो लेकिन फिर आगे आप बात कैसे करेंगे? हमने तो गाली नहीं दी, वही ले रहे हैं, आतंकवादी बोल रहे हैं। तो इससे अब पहले जनता 8 फरवरी को आप लोग तय कर लेना कि केजरीवाल आपका बेटा है कि केजरीवाल आतंकवादी है दिल्ली का। पर पहले जैसे आप अटैक करते थे, तो वो भी ये कि भैया आपने इतना अटैक किया, वो कैसे बात करेंगे? अब वो अटैक कर रहे हैं तो आप कैसे बात करेंगे? नहीं, मैं अभी प्रधानमंत्री जी से मिला था, जब वो लोकसभा चुनाव जीते थे तो मैं कॉल ऑन करने के लिए गया था। उसमें भी मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा सर, दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के बीच में, और दोनों केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में काफी अच्छा तालमेल होना चाहिए। ये दिल्ली के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आप कह रहे हैं काम पसंद ना हो तो वोट मत देना, तो वोट नहीं देंगे तो मतलब आपका काम पसंद नहीं आया? मैंने कहा कि अगर हमने काम किया तो वोट देना। आज तक मुझे नहीं लगता 70 साल में किसी ने आपको आके कहा होगा अगर काम नहीं किया तो वोट मत देना। पहली बार कोई सरकार है जो कह रही है काम किया हो तो वोट देना। ओवर पूरे कॉन्फिडेंस? दिल्ली, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरे दिल्ली के अंदर आज केवल और केवल काम की चर्चा हो रही है। आज जब हम जाते हैं ना जनता के बीच में तो भाषण नहीं देते, हम उनसे पूछते हैं भाई कोई काम किया, सबके हाथ खड़े हो जाते हैं। कोई कहता है स्कूल अच्छे कर दिए, कोई कहता है जी मेरे पिताजी तीर्थ यात्रा करके आए, कोई कहता है जी हमारी सड़क बनवा दी, कोई कहता है गली बनवा दी। बहुत काम किए हैं और अभी बहुत सारे काम करने बाकी हैं, और जनता को यह भी विश्वास है कि यही करेंगे काम और कोई नहीं करने वाला काम। बीजेपी कह रही है मुद्दा शाहीन बाग है। वो केवल और केवल शाहीन बाग। मैं कहता हूं कि स्कूल बनवाएंगे, वो कहते हैं शाहीन बाग। मैं कहता हूं अस्पताल बनवाएंगे, वो कहते हैं शाहीन बाग। मैं कहता हूं बच्चों के लिए इस पढ़ाई का इंतजाम करेंगे, वो कहते हैं शाहीन बाग। उनके पास एक्चुअली कोई मुद्दा ही नहीं है इस चुनाव के अंदर। वो जनता का कामों से, दिल्ली के मुद्दों से ध्यान भटका के केवल और केवल 24 घंटे वो शाहीन बाग करते रहते पर चाहते तो आप भी होंगे ना कि हल हो जाए? हैं जी। चाहते तो आप भी होंगे कि हल हो जाए? क्या हो जाए? चाहते तो आप नहीं है कि हल हो जाए शाहीन बाग का मुद्दा? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैंने कई बार कहा है कि वो जो एक रास्ता है जो जिसकी वजह से सबको तकलीफ होती है, बाकी प्रोटेस्टर्स अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके जो भी मुद्दे हैं उनको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन जो रास्ता जिसकी वजह से सबको तकलीफ हो रही है, एम्बुलेंस फंस जाती है, बच्चे फंस जाते हैं, वो रास्ता जरूर खुलवाना चाहिए। और ये पूरा का पूरा मुद्दा केंद्र सरकार के अंडर में आता है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि केंद्र सरकार इस रास्ते को क्यों नहीं खुलवाना चाहती। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि अमित शाह जी जैसा शक्तिशाली आदमी और ताकतवर आदमी दिल्ली का एक रास्ता नहीं खुलवा सकता। वो चाहे तो 2 मिनट में रास्ता खुलवा सकते हैं, वो रास्ता खुलवाना नहीं चाहते। आज आप मेरे को ये बताओ कि शाहीन बाग से सबसे ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? बीजेपी को हो रहा है। वो रास्ता खुलवाना ही नहीं चाहते, वो इस पे राजनीति करना चाहते हैं और जनता को दुखी कर रखा है वहां पे। क्योंकि बहुत सारे लोग आए मेरे पास, बोले जी अगर ये रास्ता खुल जाए, बच्चों की बसें नहीं जा पा रही, एम्बुलेंस नहीं जा पा रही, लोगों की दुकानें बंद हैं, अगर वो रास्ता खुल जाए तो बहुत लोगों की सहूलियत हो जाएगी। लेकिन वो खुलवाना, वो केवल और केवल राजनीति। अगर उन्होंने खुलवा दिया, उनके लिए 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में रास्ता खुलवा सकता है, खुलवा दिया तो दिल्ली में उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा। तो आप कह रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, यानी आप मान रहे हैं कि उनको फायदा हो रहा है इससे? आप सारे, आप तो मतलब अभी मेरे से पहले डिबेट चल रहा था, उसमें भी यही हुआ होगा मेरे ख्याल से। आप कोई टीवी उठा के देख लो, उनके भाषण उठा के देख लो, बटन यहां दबाना, करंट वहां आएगा। अगर शाहीन बाग का रास्ता खुल जाए तो फिर करंट कहां आएगा? फिर तो करंट बीजेपी में आएगा। वो कह रहे हैं आप हैं उन सबके पीछे। भाई आप ये देखो, आज शाहीन बाग से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हो रहा है। मैं कैसे पीछे होऊंगा? मैं अपने को हराने के लिए वहां पे सब कुछ कराऊंगा क्या? मैं कैसे पीछे हो सकता हूं? हद हो गई भाई। आप उस तरफ दिखते हैं इसलिए। किस तरफ दिखता हूं मैं तो यहां दिखता हूं।
आपके सामने बैठा हूं, मैं किसी तरफ नहीं दिखता, मैं देश के लिए खड़ा हूं। इस देश के एकता, अखंडता, प्यार, मोहब्बत, तरक्की और विकास के लिए जो शख्स खड़ा है, केजरीवाल उसके साथ खड़ा है। और जो शख्स इस देश को तोड़ने की कोशिश करेगा, इस देश को तोड़ने की बात करेगा, इस देश के अंदर नफरत फैलाने की बात करेगा, केजरीवाल उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। गोली चल रही है, मतलब गोली चली है। मेरे को बड़ा दुख हो रहा है। ये क्या हाल बना दिया इन लोगों ने अपनी गंदी राजनीति के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट कर दी है दिल्ली के अंदर, मतलब ऐसा कभी हम लोगों ने देखा नहीं जिस तरह से आज ये चल रहा है। एक मंत्री आके कहते हैं गोली मारो उनको, तो जनता गोली मारने निकल पड़ी। ऐसे देश कैसे चलेगा? देश की तरक्की कैसे होगी? ऐसे देश के अंदर, ऐसे जगह पे जहां पे रोज लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है। आप यहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो कि बिजनेसमैन हैं, जो कि बड़े बड़े पोस्टों के ऊपर है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसी जगह पे कोई इन्वेस्ट करना चाहेगा जहां इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो? क्या कोई बिजनेस कर सकता है जहां पे इस किस्म की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो? हमें शांति चाहिए नहीं चाहिए? इस देश के अंदर सुख शांति चाहिए नहीं चाहिए? हमारे बच्चों को नौकरी चाहिए, और वो रोज ऐसे ऐसे भाषण दे रहे हैं, उकसा रहे हैं लोगों को, गोली मारने को उकसा रहे हैं, मारकाट करने को उकसा रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? इससे तो देश का फायदा नहीं हो रहा। आप शांति की अपील करेंगे? आप अपनी तरफ से इस पे पहल करेंगे? मैं कैसे, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि वो बातचीत को तैयार हैं अगर स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में हो, उसका स्वागत करते हैं आप? तो वो करवाएं, जाएं। रविशंकर प्रसाद जी का परसों मैंने स्टेटमेंट सुना था, आज भी जाएं वो। आज भी बोलकर गए। वो कह रहे हैं जाना नहीं, उनका कोई स्ट्रक्चर्ड तरीके से आए, कि वो पता ही नहीं चल रहा है वो लोग कौन है। वो स्ट्रक्चर्ड तरीके से आए, नुमाइंदे हों उनके, तो बैठ के बात हो सकती है। बात कर रहे हैं बस, करना कराना कुछ नहीं है इन लोगों ने। चुनाव तक तो कभी कुछ नहीं करेंगे। अगर इन्होंने शाहीन बाग सॉल्व कर दिया तो फिर कोई मुद्दा ही नहीं बचेगा इनके पास चुनाव लड़ने का। और मैं दिल्ली के लोगों को भी आगाह करना चाहता हूं, आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरी दिल्ली के मुद्दों को भटकाना चाह रहे हैं। मैंने एक वो लल्लन टॉप, एक वो है, वो उसने किसी के पास गए, उन्होंने पूछा उससे, उसने कहा जी मैं खानदानी बीजेपी का हूं, मेरे पिताजी जनसंघ में थे, इमरजेंसी के टाइम में जेल गए थे, लेकिन इस बार मैं वोट केजरीवाल को दूंगा। उससे पूछा क्यों? बोले जी मेरा बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता था और सरकारी स्कूलों की हालत बहुत खराब थी। बोले केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने आज इतने शानदार स्कूल कर दिए, मेरे बच्चे का भविष्य बना दिया। बोले 70 साल में कोई पार्टी ऐसी आई है जो कि स्कूलों की, अस्पतालों की काम की बात कर रही है? कभी किसी पार्टी ने काम की बात नहीं की। फिर उससे एंकर ने प्रोवोक किया उसको, बोले पर शाहीन बाग? बोले जी शाहीन बाग, इन्होंने, मेरे को पता है, मैं बीजेपी में रहा हूं, इनकी क्या फितरत है। ये बीजेपी वालों ने शाहीन बाग का रखा है, देखना बस चुनाव तक का है, उसके बाद तो केजरीवाल ही काम आएगा हमारे। अभी तक प्रधानमंत्री की रैली नहीं हुई है कोई, कुछ देर में होने वाली है, आज ही मनीष सिसोदिया जी के इलाके में होने वाली है। तो क्या किस तरह के भाषण की उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से? मैं उम्मीद करता हूं कि वो दिल्ली की तरक्की के बारे में प्रोग्राम्स बताएंगे। वो, मेरे को उम्मीद बजट से भी बहुत थी। मुझे खास तौर से इसलिए उम्मीद थी कि चुनाव है, 10 दिन बाद चुनाव थे बजट के, तो मुझे कम से कम ये उम्मीद थी कि कम से कम वोट लेने के लिए ही कुछ दिल्ली के लिए कर देंगे ये लोग। बजट में भाई कुछ देंगे दिल्ली वालों को, तभी तो दिल्ली वाले वोट देंगे। मुझे उम्मीद थी पोल्यूशन के ऊपर फंड देंगे दिल्ली को, ट्रांसपोर्ट के लिए फंड देंगे दिल्ली को, इसके लिए देंगे उस, और जिसकी भी सरकार बनती, हमारी बनती, उनकी बनती, वो उसको यूज करती। और मुझे लगता है उनको उम्मीद थी हमारी सरकार तो बन ही नहीं रही, तो हम क्यों फंड दें। तो बजट में भी उन्होंने कुछ नहीं करा। तो मैं आज उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री जी दिल्ली के लिए घोषणाएं करेंगे और दिल्ली की तरक्की के लिए घोषणाएं करेंगे, और जो जो अच्छी घोषणाएं करेंगे, जो भी दिल्ली वालों के हित में होंगी, उसको फिर सरकार बनने के बाद हम लागू करेंगे। आप लागू करेंगे? हम लागू करेंगे। अच्छी योजनाएं जो भी उसमें अच्छी होंगी, दिल्ली के लोगों के हित में होंगे, तो स्वागत करेंगे उनकी जो भी योजनाएं होंगी, जो अच्छी योजनाएं वो करेंगे। मैंने तो हमेशा, जैसे बजट अभी आया था, कानूनी रूप से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने के बाद आप बजट ला नहीं सकते, आप नई घोषणाएं नहीं कर सकते। तो मेरे पास कई लोग आए, बोले अरविंद जी आपको इलेक्शन कमीशन को ऑब्जेक्शन रेज करना चाहिए कि बजट पोस्टपोन करो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, दिल्ली वालों के हित की बात है, इनको करने दो, वोट के लिए ही करने दो, चाहे इनको करने दो, दिल्ली के लिए अच्छी अच्छी घोषणाएं करने दो, लेने दो वोट। अच्छे काम से
सबको वोट मिलने चाहिए। वो अच्छा काम करे उनको वोट दो, हम अच्छा काम करें हमको वोट दो। तो बजट में अगर अच्छा काम करते हो लोग उनको वोट देते। लोग अब जैसे मोदी जी की रैली है ना, आखिरी ओवर में कहते हैं मोदी जी आके स्लॉग ओवर्स में ऐसी हिटिंग कर जाते हैं कि चुनाव पलट जाता है। तो आखिरी ओवर के मुकाबले के लिए तैयार हैं आप? देखते हैं क्या कहते हैं वो, ऐसा आखिरी ओवर में क्या छक्का मारते हैं, देखते हैं। अमित शाह जी खुद बहुत हार्ड कैंपेनिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए कैंपेन, लेकिन अपने काम बताने चाहिए। वो एक भी काम नहीं बता रहे। वो दो ही काम करते हैं, या तो केजरीवाल को गाली देते हैं और या शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, बस। और कुछ तीसरी बात नहीं है उनके पास। मैंने उनको कहा, एक वीडियो भी जारी किया था मैंने, उसमें कहा उनको, मैंने कहा अमित शाह जी आप ये बताओ एमसीडी ने क्या क्या काम करे? आपको एमसीडी की जिम्मेदारी दी थी। दिल्ली पुलिस ने क्या क्या काम करे? डीडीए ने। आप अपने अच्छे काम, जैसे मैं आपके चैनल में बैठा हूं, मैं कह रहा हूं हमने स्कूल अच्छे करे, अस्पताल अच्छे करे, बिजली अच्छी करी, पानी अच्छा करा, ये अच्छा करा, वो, इतनी लंबी लिस्ट है। वो अपना एक काम बता दें, एक काम पे लड़ लें वो चुनाव कि ये अच्छा करा। उनके पास काम करने गिनाने का है ही नहीं, एक भी काम नहीं करा उन लोगों ने। और आज तक कभी बीजेपी ने अपने इतिहास में काम पे वोट मांगे ही नहीं। वो आप जैसे आप पिछली बार कहते थे ना, जब आप आए नहीं थे, कि भाई गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। अब अगर फिर आप आ गए तो ऐसा नहीं इस बार हेलीकॉप्टर ले लेंगे? आप आप कह रहे हैं ना हमने हेलीकॉप्टर नहीं लिया, अब आप वो ले लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। देश में दो तरह की राजनीति आज सामने आ रही है। कई लोग मेरे को आरोप लगाते हैं फ्रीबी 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 फ्रीबी। तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने, और ये बीजेपी फ्रीबी के बिल्कुल खिलाफ है, बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो कुछ भी फ्री नहीं देना चाहती। अगर उनकी सरकार बनती है, जो कि बन नहीं रही है, लेकिन अगर बनती तो वो ये बिजली भी, तो ये सारी फ्री भी बंद कर देते। वो फ्री बिजली भी बंद कर देते, फ्री पानी भी बंद कर देते, महिलाओं की यात्रा भी फ्री बंद कर देते। एक तरफ एक मुख्यमंत्री है गुजरात के जिन्होंने अपने लिए 190 करोड़ का हेलीकॉप्टर खरीदा है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने वो 190 करोड़ का हेलीकॉप्टर ना खरीद के अपनी जनता के लिए बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, अस्पताल फ्री कर दिया। अब जनता को तय करना है कि वो हेलीकॉप्टर वाली राजनीति के साथ है कि जनता को सुविधाएं दी जाए इस राजनीति के साथ है। उनका राज्य बड़ा है ना, हेलीकॉप्टर आप क्या करेंगे? हेलीकॉप्टर का आपको दिल्ली दिल्ली में तो जाना है। नहीं, मैं हेलीकॉप्टर किसको अच्छा नहीं लगता? मैं भी अपने घर से यहां पे होटल के ऊपर उतारता हेलीकॉप्टर। और बहाने बहुत होते हैं कहने के लिए कि ट्रैफिक है, लोगों को इनकन्वीनियंस नहीं करना चाहता, 100 बहाने होते हैं। लोग कह रहे हैं आपने भी वॉशिंग मशीन खरीद ली दूसरी पार्टियों की तरह, आप भी दूसरे पार्टियों के नेताओं को लाके टिकट दे रहे हैं। गलत को नहीं लाए, कोई भी गलत है जो उसको अभी नहीं लेंगे पार्टी में हम। अब या नेता के बेटे को टिकट दे रहे हैं आप, तो वो इस वाली राजनीति के भी आप खिलाफ थे? नहीं, अगर बेटा अच्छा काम कर रहा है, पहले से राजनीति में है, कोई ऐसा नहीं कि वो तो पहले से राजनीति में है। शोएब इकबाल जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। शोएब इकबाल अच्छा काम कर रहे हैं अपने इलाके के अंदर। पहले पसंद नहीं थे आपको? हैं? पहले आपको पसंद नहीं थे? पहले आए नहीं वो, अब आ गए। आपने दावा किया था ईवीएम हैक की जाती है, ईवीएम हैक की जाती है। पिछली बार तो आपकी 67 सीटें आ गई, अब फिर नहीं आई तो फिर ईवीएम हैक हो जाएगी? ईवीएम के ऊपर लोगों को संदेह तो है। जैसे जनता में भी जाते हैं, जनता कहती है जी बाकी हम संभाल लेंगे, आप मशीनों को संभाल लेना। तो लेकिन अब जो भी है उसी सिस्टम के अंदर चुनाव लड़ेंगे। तो अभी कोई शक नहीं है अब आपको? मतलब जो भी जनता के शक हैं उन शकों को रहते हुए ही चुनाव लड़ेंगे और देखते हैं क्या होता है। तो बीजेपी जीती तो ईवीएम होगा, आप जीते तो वो नहीं होगा? ऐसा नहीं है। स्पेशली पिछले कुछ चुनाव जो हुए हैं, जिस तरह से झारखंड के नतीजे आए हैं और दूसरे चुनाव के नतीजे आए हैं, देखते हैं क्या होता है। लोग कहते हैं कि आप अगर ये आज इस बार जीत गए तो मनीष सिसोदिया को दिल्ली दे देंगे और आप फिर देश में निकल जाएंगे प्रधानमंत्री बनने के लिए। अगर अभी आप जीत गए तो मनीष सिसोदिया जी को दिल्ली दे देंगे और फिर आप निकल जाएंगे देश में मोदी जी के खिलाफ प्रधानमंत्री बनने के लिए। देखिए, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। 5-7 साल पहले तक इस देश में कोई नहीं जानता था केजरीवाल कौन है, क्या है। ये दिल्ली के लोगों की मेहरबानी है कि मुझ जैसे आम इंसान को इतनी बड़ी कुर्सी पे बिठा दिया। दिल्ली के लोगों की मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। उन्होंने मुझे पहले भी जिम्मेदारी दी थी, अब फिर जिम्मेदारी देंगे। मैं उस जिम्मेदारी से कभी भागने वाला नहीं हूं। उस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगा मैं।
नहीं, लेकिन ये तो मानते हैं ना, अगर आप दिल्ली में फिर बीजेपी को हराते हैं तो विपक्ष के लिए आप सबसे बड़ा चेहरा हो जाएंगे देश में। नहीं, ऐसा नहीं है। अलग अलग राज्यों के अंदर अभी कई जगह हारी है बीजेपी। झारखंड में हारी है, महाराष्ट्र में हारी है। लेकिन उन चेहरों में आप होंगे। सबका अपना अपना एरिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री झारखंड में काम कर रहे हैं, दिल्ली का मुख्यमंत्री दिल्ली में काम करेगा। टीएमसी ने तो खुल के कह दिया कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना चाहिए दिल्ली में। सारे अच्छे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए आम आदमी पार्टी को। ममता जी को प्रचार के लिए नहीं बुलाया आपने? आपको भी सपोर्ट करना चाहिए आम आदमी पार्टी को। ममता जी को प्रचार के लिए नहीं बुलाया आपने? नहीं, मतलब अगर जरूरत होगी तो जरूर बुलाएंगे। सब लोग वहां से भी वो स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं वो लोग। आपकी सीट की अगर बात करें तो बीजेपी कह रही है कि उनका कोई छोटा नेता भी हो वो भी आपको हरा सकता है। बड़ी अच्छी बात है। जनतंत्र के अंदर सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है, ये और जनता जिसको तय करती है वही जीतता है। क्योंकि आपकी पार्टी ने कहा कि आप वो वॉक ओवर दे रहे हैं आपको। वॉक ओवर क्यों देंगे वो आपको? नहीं तो वो, मैं परसों अमित शाह जी आए भी थे मेरी विधानसभा में, जहां से नई दिल्ली से मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो बहुत अच्छी है, अच्छी बात है। जनतंत्र के अंदर सब लोग स्वस्थ प्रचार करें, काम के ऊपर प्रचार करें। ये बताएं कि 5 साल हमने क्या काम किया, ये बताएं कि 5 साल बाद हम क्या काम करेंगे। 24 घंटे बस गाली गलौज और शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग, ये सही नहीं है। बाकी प्रचार करें, जनता जिसको तय करेगी। जनता सुन रही है, जनता देख रही है किसने अच्छा काम किया। जनता सुनती है भाई ये अगले 5 साल क्या करने वाले हैं, उसके हिसाब से वो वोट देंगे। आप बीजेपी कह रही है भाई हम सारी फ्री खत्म कर देंगे, तो जनता तय करेगी कि इनको वोट देनी है कि नहीं देनी। नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं आपसे ज्यादा फ्री देंगे। नहीं, अभी मैनिफेस्टो में नहीं लिखा उन्होंने। वो कहते कुछ हो रहे हैं, करनी कथनी में फर्क है उनके। मैनिफेस्टो के अंदर फ्री वाला कुछ नहीं है, एक लाइन नहीं लिखी फ्री की। नहीं, वो स्कूटी दे रहे हैं, साइकिल दे रहे हैं। उन्होंने हरियाणा में दे दी स्कूटी साइकिल। उन्होंने और कहां कहां सरकार है इनकी, अब तो कम ही होती जा रही है। उत्तर प्रदेश में दे दी उन्होंने, हिमाचल प्रदेश में दे दी उन्होंने, यहां देंगे। एक राज्य में तो करके दिखा दें। चुनाव के पहले ही घोषणा कर देते हरियाणा में कि स्कूटी दे रहे हैं, तो हमें विश्वास हो जाता दिल्ली वालों को कि हाँ दे देंगे। पर अच्छी स्कीम है स्कूटी साइकिल। हैं जी, स्कीम अच्छी है। एक बार एग्जामिन करना पड़ेगा। अभी ऑफ द कफ कहना मुश्किल है, पर एग्जामिन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे जैसे आपने बजट में कहा ना कि बजट में सरकार ने कुछ नहीं दिया। आप तो अफसर रहे हैं, आईआरएस अफसर रहे हैं, क्या करना चाहिए सरकार को मंदी से उबरने के लिए? मुझे लगता है इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इस वक्त जिस मंदी के दौर से देश गुजर रहा है, मंदी या स्लो डाउन, सुस्ती, स्लो डाउन, इकोनॉमिक, जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हुआ पड़ा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। केंद्र सरकार को सबसे पहले इसको एड्रेस करना चाहिए। और अगर केंद्र सरकार इस मुद्दे को उठाती है तो मुझे लगता है सारी पार्टियां साथ देंगी, सारे मुख्यमंत्री साथ देंगे और सारे देश की जनता केंद्र सरकार का इसमें साथ देगी। तो एक तो ये करना चाहिए कि सारे देश के मुख्यमंत्रियों को बुला के केंद्र सरकार बातचीत करे, विचार विमर्श करे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करे, सारी पार्टियों को बुला के ब्रेनस्टॉर्मिंग करे। मोटे मोटे तौर पे जो मुझे समझ आता है कि इस वक्त डिमांड श्रिंक हो गई है बहुत ज्यादा। सप्लाई है, माल प्रोड्यूस हो रहा है, फैक्ट्रियां माल बना रही हैं, लेकिन डिमांड नहीं है। लोगों के पास खरीदने को पैसा नहीं है, लोगों की जेब में पैसा नहीं है। तो किस तरह से डिमांड क्रिएट की जाए ताकि माल बिकने लगे। माल बिकेगा तो रोजगार होगा, उस वजह से बेरोजगारी फैलती जा रही है। इसके ऊपर हमें चर्चा करने की जरूरत है। तो आप पे भी ये कहा जाता है ना कि आपने ये चीजें फ्री, सब्सिडाइज, इससे एक और इकोनॉमी पे बहुत बड़ा फायदा हुआ है दिल्ली के अंदर। पूरे देश के अंदर जहां इकोनॉमी का बुरा हाल है, मैं ये नहीं कह रहा दिल्ली के अंदर नहीं है, दिल्ली में भी उसका असर है, लेकिन दिल्ली में 2 फर्क पड़े। एक तो पूरे देश में जनता महंगाई से जूझ रही है, हमने दिल्ली के लोगों का बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं का सफर फ्री करके उनको थोड़ी सी राहत दी है उस महंगाई से जूझने में। और दूसरा, ऑन एन एवरेज हर आदमी की, हर परिवार की 5 से 10 हजार रुपए महीने की बचत करा दी है हम लोगों ने। दिल्ली में 50 लाख फैमिलीज हैं, अगर 5,000 रुपए भी एवरेज बचत हुई एक परिवार की महीने की, तो लगभग 30,000 करोड़ रुपए लगभग बनता है। शायद 30,000 करोड़ रुपए हमने साल के जनता की जेब में डाल दिए। इससे डिमांड क्रिएट होती है। तो ये आपने ये सब जो दिया, वो कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा होता, या इतना सब देना ही था तो साथ में उनकी नौकरियां पक्की कर देते जिनकी नौकरियां पक्की करनी थी, टीचरों को रख लेते। हम तो करना चाहते हैं, उसमें केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए। जैसे गेस्ट टीचर्स हैं, हमने
दिल्ली सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया, विधानसभा ने कानून बना दिया कि जो एग्जिस्टिंग गेस्ट टीचर्स हैं सबको पक्का किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार ने उस बिल को रिजेक्ट कर दिया। तो हम पक्का करना चाहते हैं। मैं ठेकेदारी प्रथा के सख्त खिलाफ हूं। तो आप मतलब जो नहीं हुआ वो उन्होंने नहीं किया, जो किया आपने किया। नहीं, मिलके करेंगे उनके साथ। मैं कोई फिंगर पॉइंटिंग नहीं करना चाहता। उनके साथ मिलके करेंगे, उनको समझाएंगे। थोड़ा सा समय लग जाता है, क्योंकि ये जैसे सीसीटीवी कैमरे भी उन्होंने रोके, करवा लिए उनसे। मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने रोके, करवा लिए उनसे। बाकी चीजें जो फंसी हुई हैं उनको भी करवाएंगे उनसे। और लोकपाल लोकपाल भी करवाएंगे। 3-4 साल से बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है, उनको आप हमने तो बात पास ही नहीं करके- करते उसकी। नहीं, बात हमने करके भेज दिया उनको। धरना दे देते, आप दे देते हैं। धरना देते, फिर आप कहते केजरीवाल धरना देता नहीं दो, तो कहते हो क्यों नहीं देता। तो अब धरना नहीं देंगे केजरीवाल कभी? नहीं, जब जरूरत पड़ेगी। जैसे सीसीटीवी कैमरों की फाइल पास कराने के लिए मैं और मनीष सिसोदिया जी 10 दिन धरने पे बैठे थे एलजी साहब के पास। तो अगर जनता के काम के लिए कभी भी जरूरत पड़ेगी तो पहले मैं जाता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि जी काम कर दो दिल्ली वालों का, मेरे दिल्ली वालों को परेशानी हो रही है। फिर पैर पकड़ता हूं, फिर जब नहीं मानते तो कभी कभी धरने पे बैठ जाते हैं। आपने सुना आप जनता से भी आप माफी मांग लेते हैं, जब जैसे पिछली बार चुनाव आ रहे फिर लोगों के पास गए कि नहीं हम अगर आदमी कोई गलती करता है, माफी मांगने से उसका कद बढ़ता है, उसका कद कम नहीं होता। आपकी पार्टी से जो लोग गए वो अगर माफी मांग के आपके पास आए तो? माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जो आना चाहे आ जाए, वापस आ जाए। उनका स्वागत है। सब अपने भाई हैं। तो जब से सफर शुरू किया था केजरीवाल जी राजनीति का, जब नहीं थे राजनीति में और जब लोग कहते थे कि आप जीत के दिखाओ फिर बनाना, आप आके दिखाओ फिर कानून बनाना, आने के बाद कभी कुछ उन लोगों के लिए जिनके खिलाफ आप खड़े थे, उन नेताओं के लिए कभी सिंपैथी आई कि हाँ ये वाला काम एक्चुअली हम इनके खिलाफ गलत थे, ये ही लोग फंसे हुए थे, इन पचड़ों में फंसे हुए थे जिनमें हम फंसे हुए हैं? एक्चुअली जो हमने वो कहे उस टाइम, वो केंद्र सरकार से रिलेटेड थे और किसी भी मुद्दे पे जांच हुई नहीं, सच सामने आया नहीं। तो ये कह पाना कि कोई गलत था या सही था, प्राइमा फेसी एविडेंस था उन दिनों में स्ट्रांग, जो हम मुद्दे उठाते थे। तो इस वजह से कोई ऐसा नहीं कि अरे उन पे गलत इल्जाम लगा दिया था, पर कोई जांच ही नहीं हुई कभी ना। जांच होती मैं सबके सामने। भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा कि जैसे वो लोग कहते थे कि नहीं ये चीज यहां फंसी हुई है, ये चीज यहां फंसी हुई है, आप कहते थे कि नहीं इसको ऐसे कर दो, इसको वैसे कर दो। अब आप कह रहे हैं अब आपकी खुद चीजें फंस रही हैं। मेरे को ऐसा कोई याद नहीं आ रहा किस्सा। तो फाइनली अब बताइए, शुरू जब हमने किया था सफर तो आम आदमी पार्टी कहती थी कि 70 सीट की 70 सीट, कोई सीट ऐसी नहीं दिख रही जहां हार रहा हूं। नहीं, मैं इस तरह का अहंकार कभी किसी को नहीं करना चाहिए कि 70 की 70 आ रही हैं। जनता मालिक है, जनता तय करती है, जनता आपका काम देखती है। और एक चीज है, जनता को घमंड से बहुत नफरत है। जो लोग राजनीति में आए और गिर गए वो अपने अहंकार की वजह से गिरे हैं। तो मेरे को ये कोई किसी किस्म का अहंकार नहीं है। हमारी 70 की 70 आ रही हैं। जो जनता नतीजा देगी वो सर माथे पे। जनता हमें कहेगी सरकार चलाओ, सरकार चलाएंगे। जनता कहेगी विपक्ष में बैठो, विपक्ष में बैठेंगे। जनता कहेगी 44 सीट से सरकार चलाओ, 44 से चलाएंगे। जनता कहेगी 70 की 70 से चलाओ, तो 70 से चलाएंगे। ये मालिक हैं। 44 का आंकड़ा कहां से आया? मतलब वैसे ही एक एग्जांपल दे दिया। ऐसे तो नहीं 44 का आपने सर्वे कर रखा हो कि इस बार 44 आ रही है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास जल्दी ना हो तो एक दो सवाल ले लें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कौन सवाल पूछना चाहता है, अगर जरा बता दें हमको। पॉलिटिकल वो वैसे वाले नहीं, वो चुनाव वाले, भाषण वाले नहीं, आम लोगों के सवाल लीजिए। स्ट्रिक्टली सिर्फ सवाल पूछेंगे। शेष नारायण जी आप। अच्छा, शेष जी से पूछ लीजिए। आपने वायदा किया था जब आप पॉलिटिक्स में आए थे कि आप पॉलिटिक्स में शुचिता की बात करेंगे, लेकिन जिन लोग आपने टिकट दिए, जो आपके एमएलए हुए, उनमें से बहुत सारे लोग जेल भी गए, आप ही ने उनको कुछ लोगों को निकाला भी। तो क्या आपसे चूक हुई थी? आगे से वो गलतियों को सुधारेंगे कि फिर से उसी तरह से भ्रष्ट लोगों को आगे बढ़ाते रहेंगे? नहीं, ये कहना, कोई अगर किसी के ऊपर एफआईआर हुई है और वो भ्रष्ट है, ये कहना गलत है। आज जिस किस्म का देश में माहौल है, झूठी एफआईआर की जाती है विपक्ष के ऊपर। 33 केस तो मेरे ऊपर चल रहे हैं और मैं भी जेल आया। तो इसका मतलब मैं भ्रष्ट नहीं हूं। जनता को पता है कि सच्चाई क्या है। और जितने हमारे एमएलए के ऊपर केस हुए, सारे के सारे जब फाइनल ऑर्डर आए, एक भी केस प्रूव नहीं हो पाया, सारे केस गिर गए।
और कोर्ट ने इतनी डांट लगाई है कि ये किस तरह के फर्जी केस कर रहे हो आप आम आदमी पार्टी वालों के ऊपर। अगर कोई गलत काम करेगा, मैं केस की भी इंतजार नहीं करूंगा, मैं पहले खुद कागज पढ़ता हूं सारे। अगर कोई गलत काम करेगा उसको बख्शेंगे नहीं, कभी बिल्कुल पार्टी में नहीं रखेंगे उसको। और भी सवाल हैं इधर से, कोई आप आम कुछ पूछना जनता- चाहती हैं? खड़े होकर जरा पूछिए। सर, मेरा नाम बरखत रेहन है। मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। एक ही पूछ लीजिए, जो आपको बेस्ट लगता है वो पूछ लीजिए। जी सर, आप ये बताइए कि जो आपने एक चुनाव से पहले एक पॉलिसी बनाई है कि विमेन विल ट्रैवल फ्री इन बसेस और इन मेट्रो, आपको लगता है कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अभी भी ये इस तरीके की राजनीति करेंगे कि सिर्फ महिलाओं को वोट की तरह यूज करेंगे, उनको फ्री बेस देंगे? अगर हमने देना ही है तो ट्रांसजेंडर अच्छा, और पुरुषों हाँ, को हाँ, मतलब आपने क्या वोट सवाल बैंक ये के कि लिए ये सुविधा फ्री दी है तो महिलाओं सिर्फ को? महिलाओं को क्यों है? महिला वोट बैंक है आपका क्या? प्रश्न क्या है कि महिलाओं को किसी क्या- को फ्री नहीं मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए? नहीं, उनका सबको मिलना हाँ। चाहिए। मैं अब आपको बता देता हूँ, हाँ, मैं प्लीज। आपको बता देता हूँ, प्लीज 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 मैं बता रहा हूँ, इसका हाँ, जवाब दे रहा हूँ। आइडियल ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैं समझता हूं दुनिया भर के लिए, मैं थोड़ा प्रिंसिपल की और फिलॉसफी की बात कर रहा हूं। आइडियल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम वो है जहां सबके लिए फ्री हो। पहले स्टेज पे अभी हम आइडियल पे जा नहीं सकते, कई सारे कंस्ट्रेंट्स हैं, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के कंस्ट्रेंट्स हैं, पैसे के कंस्ट्रेंट्स हैं। फर्स्ट स्टेज में महिलाओं को किया क्योंकि महिला को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इसको इंप्लीमेंट करने में हमें कार्ड देने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, महिला है वो दिखती है महिला है, उसको फ्री कर दिया। सेकेंड स्टेज पे स्टूडेंट्स को भी करेंगे, थर्ड स्टेज में सीनियर सिटीजन्स को भी करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं अगर पैसा बचा पाए और हम सरकार के अंदर, आइडियल सिस्टम एक ऐसा होगा जिसके अंदर पूरे दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री होगा। उसमें आप सोच के देखो, उसमें आप सोच के देखो कितने स्कूटर और मोटरसाइकिल सड़क से बाहर हो जाएंगे, कितनी गाड़ी वाले सड़क से, पोल्यूशन कितना बचेगा, ट्रैफिक कितना बचेगा, सबके लिए फायदेमंद चीज है। एक चेन्नई से एग्जांपल आया, चेन्नई मेट्रो में जैसे सैटरडे संडे को 50% ऑफ है सबके लिए। हमने तो केंद्र सरकार से कहा था, मेट्रो को भी हम करना चाहते थे, लेकिन उसमें केंद्र सरकार आप अभी नहीं मान डीटीसी में रही कर दीजिए, है। डीटीसी में कर सकते हैं सबके लिए सोच सकते हैं। हम ये सोच रहे थे जब पोल्यूशन वाले डेज होते हैं उस दिन सबके लिए फ्री कर सकते हैं, मतलब बसों का, लेकिन धीरे धीरे स्टेजेस में करेंगे इसको। वी विल मूव टुवर्ड्स दैट। हमारे सहयोगी सवाल। अरुण हैं इधर, वो भी काफी देर से एक सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी अरविंद जी, आप कह रहे थे अभी किशोर जी से कि मेरी सेटिंग करा दीजिए प्रधानमंत्री से। अब आपकी जिस दिन बैठक हुई थी संसद में, लगता है सेटिंग उसी दिन हो गई थी, क्योंकि उसके बाद ना आप उनके खिलाफ बोल रहे हैं कुछ, ना वो बोल रहे हैं, चुनाव में भी आज से प्रचार कर रहे हैं, तो दोनों में सेटिंग हो गई क्या कि दिल्ली का मुख्यमंत्री मैं रहूंगा, देश के प्रधानमंत्री आप रहिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो इन्होंने कहा, अभी अभी उन्होंने, बीजेपी वालों ने मुझे आतंकवादी बोला है, इन्होंने कुछ गद्दार बोला, योगी आदित्यनाथ जी ने देशद्रोही बोला, पता नहीं क्या क्या बोला इन लोगों ने। तो वो गाली वाला सिलसिला जारी है। बस वो सारी गालियां एक तरफ से है, हम कभी गाली नहीं देते। हमने जब भी उनका विरोध किया, मुद्दों पे विरोध किया, सीसीटीवी कैमरे नहीं लगने दिए तो विरोध किया, मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनने दिए तो विरोध किया। हम कभी गाली गलौज की राजनीति नहीं करते। इसके बाद जब उन्होंने बोला ऐसा, उसके बाद पब्लिक में जब आप गए तो पब्लिक ने आपसे पूछा नहीं कि आप क्यों शाहीन बाग और इन सबके साथ दिख रहे हैं, या क्यों वो जो कहाँ भाषा दिख वो रहे हैं बोल- आप भी ऐसी, मैंने सारा सब कुछ तो समझा दिया, उसके बाद आप कह रहे नहीं, हो। पब्लिक में जाके नहीं, पब्लिक का हम- रिएक्शन क्या आ रहा है? अच्छा, ये सवाल है कि पब्लिक का जनता रिएक्शन- सब ये कह रही है कि वो रास्ता खुलना चाहिए, और जनता ये भी मानती है कि केंद्र सरकार खुलवा सकती है, और जनता ये भी कह रही है, मैंने तो आपको बीजेपी वाले का बता दिया वीडियो में, वो जो कह रहा था कि जी इन्होंने चुनाव तक इन्होंने करा रखा है, इनको फायदा हो रहा है शाहीन बाग का, बीजेपी वालों को खूब फायदा हो रहा है इसका। 24 घंटे बताओ, एक स्पीच बता दो अमित शाह जी की जिसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि बटन इतना दबाना कि करंट वहां आए। तो उनको केवल और केवल शाहीन बाग पे ही वोट चाहिए उन लोगों को, और जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। जो इतने सारे काम हुए हैं 5 साल के, उसका जवाब उनके पास नहीं है। तो उसके उनके पास ना मुद्दा है, ना उनके पास चेहरा है, और ना उनके पास विजन है अगले 5 साल का कि क्या करेंगे दिल्ली के लिए, वो भी नहीं है। तो उनके ये मुद्दा उठाने के बाद उनके वोट कितने बढ़े, आपके कितने घटे, क्या आकलन है आपका? उनका आकलन होगा कुछ ना कुछ, आपको उनका कुछ ना कुछ जरूर आकलन है, तभी वो लगातार उठा रहे हैं। कुछ सीटों का नुकसान होगा आपको? मुझे लगता है कि जनता काफी समझदार है। जब बीजेपी वाले ही ऐसा कह रहे हैं कि जी हमें पता है ये शाहीन बाग चुनाव तक उठा रहे हैं, चुनाव के बाद तो केजरीवाल ही काम आएगा, बीजेपी वाले कह रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ हो नहीं रहा इनका। एक जितेंद्र तोमर की टिकट का मसला है,
वो कैसे सुलझेगा? क्या है उनका? एक्चुअली थोड़ा सा हम सेफ साइड पे रहना चाहते थे। हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया है, अभी तक ये साबित नहीं हुआ कि उनकी डिग्री सही है कि गलत है। उसके बिना उन्होंने उसको उनके पिछले चुनाव को डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो एक ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये फाइल कर दें और उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाए, चुनाव के बीच में दिक्कत आ जाए। तो वो उसके बाद ही देखेंगे जब फाइनल फैसला आ जाए। आखिरी। अच्छा, हाँ, मुझे ये लग रहा है कि सबको लग रहा है कि सारे पत्रकारों को कि किशोर अकेले सवाल पूछे जा रहे हैं, तो विक्रांत भी पूछना चाहते हैं। अरविंद जी, अभी तक पार्टी के सांसद वगैरह आपको आतंकवादी कह रहे थे, लेकिन अब केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी कहा है कि आप अराजकवादी हो, आप आतंकवादी ही हो। तो बीजेपी के वैसे नेता कहते हैं कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, तो आपको क्या हिंदू नहीं मानते वो? देखो, जो मैं जैसा भी हूं, मैं दिल्ली वालों का हूं, दिल्ली वालों को पसंद हूं। जैसा भी केजरीवाल है, दिल्ली वालों को पसंद है। दिल्ली वाले मेरे हैं, मैं दिल्ली वालों का हूं। और भी एक दो सवाल ले लेते हैं इधर से। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? सर, मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्लाइमेट इमरजेंसी पे क्या सोचते हैं और क्या आपका विजन है इस कैपिटल को पोल्यूशन के ऊपर? पोल्यूशन के वो लोग कहते हैं कि आप ऑड इवन का फॉर्मूला ले आते हैं। हम ऑड इवन तो, और वो आप टू व्हीलर वालों पे लगाते नहीं है। कोर्ट कह रही है टू व्हीलर से सबसे ज्यादा हो रहा है। ऑड इवन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जनता, पूरी दिल्ली की जनता ऑड इवन चाहती है। वो कई लोग तो आके कहते हैं जी इसको परमानेंट ही कर दो, दिल्ली की सड़कें खाली। लेकिन मैं आ रहा हूं। पोल्यूशन बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है। पिछले 5 साल में अच्छी बात यह है कि दिल्ली का पोल्यूशन बढ़ा नहीं है, थोड़ा कम हुआ है, 25% कम हुआ है। वो कम क्यों हुआ है? पहले दिल्ली में बिजली बहुत जाया करती थी, और जब बिजली लंबे लंबे पावर कट लगते थे, और जब बिजली जाती थी तो वो जनरेटर चला करते थे, वो डीजल वाले। तो 6 लाख के करीब जनरेटर दिल्ली में चलते थे, वो सारे बंद हो गए अब। इस वजह से थोड़ा पोल्यूशन कम हो गया। फिर केंद्र सरकार ने ईस्ट वेस्ट पेरिफेरल वे बनाया है, दिल्ली के चारों तरफ एक रिंग रोड बनाई है। तो जो ट्रक हरियाणा से गाजियाबाद और गाजियाबाद से हरियाणा जाया करते थे, करीब 30-40 हजार ट्रक थे जो रोज रात को निकला करते थे, तो वो बंद हो गए। इसके लिए केंद्र सरकार को क्रेडिट दे रहे हैं? बिल्कुल, पूरा क्रेडिट। तालियां बजाइए केंद्र सरकार के लिए। तो उसकी वजह से पोल्यूशन कम हुआ। उसके अलावा हमने पेड़ खूब लगाए हैं दिल्ली के अंदर, उसके तो पोल्यूशन थोड़ा कम हुआ है। आने वाले 5 साल में पोल्यूशन को और भी कम करना है, इसके लिए हमने कई सारी योजनाएं बनाई है, लेकिन ये हमारे एजेंडा के टॉप पे है। तो ये जाते जाते ना मनोज तिवारी जी बड़े सुरीले अंदाज में दिल्ली को अपील करके गए। आपकी अपील क्या होगी दिल्ली के लोगों से? इस बार जब वोट डालने जाओ, पहली बार 70 साल में एक ऐसी, आप लोगों ने पिछली बार चुनाव में राजनीति बदली थी। 3 पार्टियां थी आपके सामने, एक कांग्रेस 125 साल पुरानी पार्टी, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी, और एक छोटी सी आम आदमी पार्टी आई थी। किसी को यह उम्मीद नहीं थी, मीडिया वाले भी कहते थे कि ये सारे हारेंगे, सबकी जमानत जब्त होगी, केजरीवाल शायद जमानत बचा ले अपनी। किसी को उम्मीद नहीं थी एक भी सीट आएगी। आप लोगों ने 70 में से 67 सीट दे दी, क्योंकि आपको लगा ये लड़के ईमानदार हैं, डरते नहीं है किसी से, संघर्ष करते हैं, देश के लिए काम करते हैं, देशभक्त हैं। ये देख के आप लोगों ने ईमानदार लोगों को वोट दिया। पहली बार देश के अंदर ऐसा हुआ कि 1 साल पुरानी पार्टी को 70 में से 67 सीट मिली। इस बार आपके पास फिर मौका है राजनीति बदलने का। इस बार आप जात और धर्म के नाम पे वोट मांगने वालों को नकार के इस बार काम के नाम पे वोट देंगे, तो ये मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा कि जो काम करेगा वो चुनाव में जीतेगा, जो स्कूल अस्पताल बनाएगा वो चुनाव में जीतेगा। तो इस बार आपके पास फिर मौका है दिल्ली के लोगों के पास कि काम के नाम पे वोट दीजिए, ताकि पूरे देश के अंदर एक अलग किस्म का मैसेज आए। वो तो, और एक अपील मैं बीजेपी और कांग्रेस वालों से भी करना चाहता हूं। 5 साल के अंदर मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि ये बीजेपी वाला, इसने मेरे को वोट नहीं दिया इसलिए काम नहीं करूंगा। जब पिछला चुनाव हुआ, कुछ लोगों ने बीजेपी को वोट दिए, कुछ लोगों ने कांग्रेस को, कुछ लोगों ने हमको, लेकिन मैंने तीनों का मुख्यमंत्री बनके, तीनों पार्टियों का मैंने काम किया। स्कूल बनवाए, उसमें बीजेपी वालों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं, कांग्रेस वालों के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अस्पताल में इलाज, सबका अच्छा इलाज हो रहा है, सबकी दवाइयां मुफ्त है। अब मेरी बीजेपी और कांग्रेस के लोगों से खासकर अपील है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा आप अपनी पार्टी छोड़ के आओ, आप अपनी पार्टी में रहो,
लेकिन वोट सारे जने इस बार झाड़ू पे दे देना। उसका एक कारण है। कारण यह है कि 70 साल में किसी पार्टी ने आपके स्कूल अस्पताल ठीक नहीं करे। पिछले 5 साल में हम लोगों ने आपके स्कूल अस्पताल ठीक करे हैं, बहुत मेहनत करी है हमने, कड़ी मेहनत करी है। अब अगर आपने किसी दूसरी पार्टी को वोट दे दिया, ये फिर खराब हो जाएंगे। तो इसलिए अपनी पार्टी भूल के देश की तरक्की के लिए, दिल्ली की तरक्की के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए सब लोग इस बार झाड़ू पे वोट दे देना। जो लोग कहते हैं काम मोदी जी ने किया है, वो मोदी जी को वोट देंगे। स्कूल तो उन्होंने नहीं करवाए। एक मिनट, नहीं, प्लीज 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 प्लीज, मैंने तो सिर्फ इसलिए रिक्वेस्ट की थी क्योंकि वो सुरीले अंदाज में अपील करके गए थे। आप तो भाषण देंगे, थोड़ा सा सुरीले अंदाज में आप नहीं कर सकते? मैं भी सुरीला ही बोल रहा हूं, मेरा कर्कश आवाज तो है ही नहीं मेरी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।